कहीं उनको जितना यात्रा करना है करे, और बीजेपी किसी यात्री को डिस्टर्ब नहीं करती है। बीजेपी तो सपोर्ट करती है। मोदी के नारे तो लोग लगाते हैं। जो बीजेपी समर्थक होंगे या जो उनके विरोधी होंगे वो उनको समझाने के लिए जाते होंगे, कहते होंगे कि भाई मोदी मोदी करो तभी तुम्हारा भी बेड़ा पार लगेगा। ये आरजेडी हमेशा बिहार के जनता के लिए नुकसान दे रहा है, ये हर लोग जानता है। जब जब आरजेडी आएगी तो फिर वो पानी में बहेगी। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में इनमें निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, जो अपने आप को तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, वो इस इलाके में बहुसंख्यक है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, इनका इंटरव्यू पिछले कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था। आज फाइनली उनका इंटरव्यू हो रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं नीरज कुमार बबलू जी से। इनका एक परिचय ये भी है कि ये सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार से भी आते हैं और इनके परिवार के लोग हमारे बहुत करीबी हैं। नीरज जी, आजकल आप विवादों में भी चल रहे हैं और चर्चों में भी चल रहे हैं। विवाद ये है कि आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, या आपकी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी नहीं कर रही है। मैं पर्सनल लेवल पर कह रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता अभी नहीं थी। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना करना है तो आप करिए, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी काम है उन्हें भी करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बोला भी कि भाई पहले इस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। और ख़ास करके हम अभी जहां बैठे हैं पूर्णिया में, इस ज़िले की भी हालत बिल्कुल बदतर है। और अगर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे अररिया किशनगंज की तरफ, तो वो वहाँ की हालत और बुरा हाल है। इस राज्य में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो सरकार काम करती है विकास की। विकास का काम तब सफल होता है जब विकास लोग अनुभव करता है, विकास को लोग भोगता है। क्योंकि हम सड़कें बनाते हैं। 15 साल पहले हम लोग की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, मैं भी उसी दल में था। तो उस समय बिहार पूरी तरह बदहाल था और उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी, राज्य में बिजली नहीं हुआ करता था। जब हम लोग सड़क बनाना शुरू किए तो सिंगल लेन सड़क बनना शुरू हुआ और उसके बाद डबल लेन सड़क बना, 4 लेन सड़क बन रहा है राज्य में। लेकिन आप किसी भी सड़क पे चले जाएं तो कहीं कोई खाली नहीं मिलेगा, हर जगह जाम का माहौल होता है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, पहले अस्पताल भी कम हुआ करता था, प्राइवेट अस्पताल बिहार में कम हुआ करता था। आप किसी प्राइवेट हो या सरकारी हो, कहीं आपको बेड नहीं मिलेगा। आप किसी स्कूल में, कॉलेज में चले जाएं, एडमिशन के लिए जगह नहीं है। क्यों ऐसा हालत है? सबका मुख्य कारण है कि जनसंख्या विस्फोट हुआ है। और जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा परेशानी है कि हम विकास को भोग नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से कि हम जब तक 4 लेन बनाते हैं तब तक जरूरत पड़ जाती है 6 लेन की। जब तक 6 लेन बनाएंगे तब तक लगेगा कि नहीं 4 लेन बनाने का, 8 लेन बनाने की आवश्यकता है। तो ये जनसंख्या का मार है, जिसके वजह से हम अपने विकास को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उसे भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए राज्य, मैं आपको एक मिनट, क्या सड़कों को विकास समझा जाए? बिल्कुल, हर काम। मैं सिर्फ सड़क नहीं गिनाया आपको, मैंने गिनाया सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो विकास का पैमाना है, बिजली, ये तमाम चीज़ें विकास का एक पैमाना होता है किसी भी राज्य और किसी भी देश का। और ये अगर हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े कहलाते हैं। तो इस मामले में अगर हमारे पास अभी जो आबादी है, अगर इसका आधा आबादी होता, अगर उससे भी कम होता, तो निश्चित रूप से हम खुशहाल होते। हम सड़कों पे निश्चिंत रूप से अच्छे से चलते, हम हॉस्पिटल में जाते तो हमको बेड मिल जाती, हम स्कूल में जाएंगे तो हमें जगह मिल जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, क्यों है? क्योंकि नर्क की स्थिति बनी हुई है, मच्छर मक्खी की तरह आदमी फैल गया है। कुछ धर्म विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि हमको जनसंख्या बढ़ाना है और इसी को एक टारगेट मान के चलते हैं। इसलिए हमारा स्थिति ये है कि हम नर्क का जीवन इस राज्य में गुजार रहे हैं। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमें कोई विकास दिखेगा नहीं और उसे हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अच्छा नीरज जी, एक बराड़ी के विधायक हैं, उन्होंने भाजपा पे एक आरोप लगाया है कि यह एक स्ट्रेटजी बनाती है और लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाती है। ये कहाँ तक आप मानते हैं?
आप इसे कैसे मानते हैं? आरोप लगाना आरजेडी का काम है, क्योंकि आरजेडी पार्टी ये देख रही है कि हमारा जनाधार नहीं है, हमारा जनाधार खिसक गया है पूरी तरह। जो भी महागठबंधन की सरकार बनी है, ये अभी 3 विधानसभा का चुनाव हुआ है, जो उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव में गलती से 1 सीट वो जीते हैं, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इससे उनको अपने गठबंधन के जनाधार का समझ में आ गया है। लोग एक तरफ से बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, कई एमएलए, दर्जनों एमएलए, और जो अभी सांसद का चुनाव होने वाला है उसमें कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, जो इस प्रयास में है कि हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए। तो इसलिए अब इनको लग रहा है कि ना जनाधार हमारा खिसक रहा है, हमारे नेता लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। इनके पास आरोप के अलावा कोई काम नहीं रह गया। इनको कोई विकास से मतलब नहीं है, इनको कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, इनको कोई शांति व्यवस्था से मतलब नहीं है, इनको क्राइम से कोई मतलब नहीं है। इनको लूटना है राज्य को और इनको आरोप लगाना है बीजेपी पर, यही इनके पास काम रह गया है। इसलिए तरह तरह का अनाप शनाप बयान अपना दे रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। आप प्रूफ दो ना, कहाँ पे कौन सा उन्माद फैलाया? आरजेडी के राज्य में सैकड़ों दंगा हुआ है, लेकिन बीजेपी का जहां जहां सरकार रहा है, बता दो अब कहाँ कहाँ दंगा हुआ। अब चले जाइए बगल में यूपी में, योगी जी की सरकार में कौन सा दंगा हुआ है, और उससे पहले आप देखिए कितना दंगा हुआ है। तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं। क्या गुजरात के दंगे को दंगा ना माना जाए? देखिए गुजरात के दंगे को आप बगल में यूपी का भी लीजिए ना, कि यूपी में किस तरह से शांति व्यवस्था रहा, और गुजरात में अगर दंगा हुआ तो उसका पूरी तरह कानून व्यवस्था के साथ जो होना चाहिए वो काम वहां पर किया गया, पूरा न्याय दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य काम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेकर के भाजपा चलती है। तो भाजपा पर लोग आरोप लगाते हैं। भाजपा का जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस के थ्रू है, आरएसएस से मोदी जी भी हैं, और मोदी जी के चेहरे पर ही बिहार में भी चुनाव हुआ था। बिल्कुल। और आपने दंगे की बात की, बिल्कुल, दंगे में गोधरा भी आता है, क्या उनसे संवेदनाएं नहीं है? बिल्कुल संवेदनाएं हैं। वहाँ पे सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए पूरी तरह सरकार एक्शन ली है, लेकिन दंगे करने वाले बहुत जगह बसते हैं, बहुत जगह नहीं बसते हैं। सबसे ये प्रयास होना चाहिए कि दंगा होता क्यों है। आप यूपी से देखिए ना, अभी करंट की सरकार पिछले 5 साल यूपी में रही है और फिर अभी चल रही है योगी जी की सरकार, कौन सा दंगा हो रहा? और आप उससे पहले की सरकार, अखिलेश की सरकार में देखिए कितने दंगे हुए। तो जहाँ उनका लगता है कि हमारी सरकार है वहीं दंगा होता है, और जिनको उनको लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, खिलाफ बने, तो कोई दंगा उंगा नहीं होता। तो ये दंगा भी कहीं न कहीं सुनियोजित कराया जाता है इन लोगों के द्वारा, यही स्थिति है। अच्छा, एक बात पता है नीरज जी, अभी पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा को भाजपा किस रूप में देखती है? देखिए, किसी भी यात्रा का लोग नाम देते हैं, किसी भी रैली का नाम देते हैं, तो ये यात्रा का नाम दिए समाधान यात्रा। अगर समाधान यात्रा इसका नाम दिए हैं तो हमको ये जवाब दे दें कि कौन सा समाधान कर रहे हैं, किस चीज़ का ये समाधान करने के लिए निकले हैं। हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, आप कौन सा समाधान कर रहे हैं? समाधान तो तब होता, अब यात्रा करते, समाधान यात्रा जरूर निकालते आप, और सबसे पहला यात्रा आप छपड़ा से शुरू करते, जहां जहरीली शराब पी करके 200 से ज़्यादा लोग मर गए। आप उनके बीच जाते, उनके पीड़ितों से मिलते, जो परिजन उनके बिखर गए, चले गए धरती से, उनके परिजन से मिलते, उनको मुआवजा देते, इस घटना की न्यायिक जांच कराते, और जांच करके जो दोषी है शराब बेचने वाले उन्हें जेल तक पहुंचाते। तो हमें लगता है कि समाधान यात्रा इनका सफल हो रहा है। ये कोई यात्रा वात्रा नहीं निकालते हैं, ये नौटंकी करते हैं बिहार में घूम घूम करके, ये नौटंकी बाज हैं, और ये देख रहे हैं कि हमारा जनाधार पूरी तरह खिसक रहा है, तो अपना आनंद कर रहे हैं ठंडा में घूम घूम करके, और परेशान कर रहे हैं लोगों को, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी सब परेशान होते हैं, सब कहीं न कहीं अनाप शनाप बोलते हैं कि ठंडा भी निकलते हैं मस्ती करने के लिए। तो ये इनका मस्ती यात्रा है, कोई समाधान उमाधान यात्रा नहीं है, और मुझे लगता है कि अंतिम यात्रा चल रहा है इनका। अभी हम लोग बिहार के पूर्णिया में हैं। हमने पूर्णिया के सांसद जी का इंटरव्यू किया था, और उन्होंने एक शब्द बोला है, वो है नीतीश फूबिया। आखिर सर पता है, समाधान यात्रा का जो वर्ड आएगा वो है नीतीश फूबिया। नीतीश फूबिया पर आपको क्या कहना है, क्योंकि वो भाजपा के लिए ही वर्ड लाया गया है? देखिए, ये कोई फूबिया वूबिया नहीं है, और नीतीश जो है ना भाजपा के लिए कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, और नीतीश जी एक छोटे से प्रांत के लंगड़े मुख्यमंत्री, जो अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कभी भाजपा के सहारे, कभी आरजेडी के सहारे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कभी नोटिस नहीं लेती है। नीतीश का सम्मान जरूर किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको सम्मान मिला कि उनको फ्री हैंड दिया गया सरकार चलाने के लिए। लेकिन जब नीतीश जी को कीड़ा काटता है ना, तो यही सब होता है, और कोई फोबिया नहीं मानते हम लोग उनको, कोई हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं कि नीतीश जी बहुत भारी भरकम आदमी है, बहुत जनाधार वाले आदमी, वो दिख गया।
अभी सब कुछ दिख गया कि नीतीश जी का क्या वजूद रह गया और आरजेडी में जाने के बाद और क्या वजूद बच जाएगा वो सबको पता है। इसीलिए नीतीश जी बीजेपी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। आरजेडी तो उन्हें पीएम मटेरियल बता रही है। अब बिल्कुल बताएगी आरजेडी, क्योंकि आरजेडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना है, यही एग्रीमेंट दोनों का हुआ था। लेकिन आपसी लठ इसलिए फिर बज रहा है कि अब नीतीश जी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि हमको कोई देश में मानने तैयार ही नहीं है, आरजेडी के अलावा कोई मानने तैयार नहीं। यहाँ 8 पार्टी की सरकार है। 8 पार्टी की सरकार? जी है, कौन है वो 8 पार्टी की सरकार है। कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, भाजपा है, माले है, आप गिनती कर लीजिएगा। 8 पार्टी की सरकार है। उस 8 पार्टी में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी उनके साथ है, बाकी सब लोग उनके खिलाफ है। कोई उन्हें प्रधानमंत्री मानने तैयार नहीं है। सोनिया गांधी, जिनका यहाँ सरकार में गठबंधन में है, सोनिया गांधी इनसे मिले तक नहीं। नीतीश कुमार जी गए सोनिया गांधी से मिलने के लिए। इससे बड़ा बेइज्जती और क्या हो सकता है कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री, उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री उनसे मिलने गया और वो मिलने तक नहीं आई। तो इससे इनका माथा साफ हो गया कि हमको कोई पूछने वाला नहीं है और हमको यहीं लटके रहना है। इसलिए इन्होंने तय कर लिया है कि हमको रहना है तो इन्हीं के साथ। अब इनको क्या चकमा दिया जाए, ये चकमा वाला शब्द अभी लाए हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी महागठबंधन। मतलब क्या? मतलब साफ इन्होंने कर दिया कि 2025 तक हमारे पीछे पीछे चलो। इसलिए आरजेडी के लोग जेडीयू पर दबाव बना रहे हैं कि हमको बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो कब पटक देंगे कोई ठीक नहीं है। अच्छा नीरज जी, इतना लगातार आप चूंकि विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष पर अभी जो चल रहा है उसमें एक साधारण सा सवाल है जो पूरे बिहार में ट्रेंडिंग चल रहा है। वो है बिहार में रामचरितमानस को लेकर के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने बयान दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पहले ही से बोल रहा हूँ कि चंद्रशेखर यादव जी शिक्षा मंत्री हैं और एक लेक्चरर भी हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लेक्चरर जो शिक्षा मंत्री बन जाते हैं वो बिहार में अपने छात्रों को किस तरह का संदेश देते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे। एक अनपढ़ की तरह बयान देना, एक मूर्ख की तरह, एक गवार की तरह बयान देना कि रामचरितमानस का अस्तित्व नहीं है और जो उसमें दोहा बोला गया है उसके बारे में गलत समझाना, इससे इन लोगों के मानसिकता का पता चलता है कि इनकी क्या मानसिकता है। चंद्रशेखर जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के 80% लोग रामचरितमानस को मानते हैं। मानते तो 100% लोग हैं, लेकिन 80% लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमेशा रामायणी है। क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं उसी इलाके से मैं भी आता हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यादव समाज के लोग पूरी तरह रामचरितमानस को मानते हैं और पूरी तरह पूजा पाठ करते हैं, कंठीधारी होते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, वैष्णव होते हैं। और उस समाज का व्यक्ति अगर इस तरह का बोलता हो तो कहीं न कहीं मानसिक दिवालियापन का ये स्थिति सामने आया है और आरजेडी के संस्कार की स्थिति सामने आया है कि आरजेडी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और दूसरे तरफ अगर सुधाकर सिंह सही बात रखता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात करती है। तो आरजेडी के मानसिक स्थिति का और आरजेडी की विचारधारा का ये सब चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि गलत बोलने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं और सही बोलने वाले पर कार्रवाई करती है। तो ये आरजेडी की मानसिकता है। पूरे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और इसकी शुरुआत मंदार पर्वत से हुई। विष्णु के शरण में कांग्रेस आई है, क्या इसे इस रूप में देखा जाए? देखिए, जिस समय राहुल गांधी यात्रा शुरू की उससे ये स्पष्ट हो गया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत जोड़ो नाम दी है। मैं पहले भी आपके कई सवाल में ये बताया कि किसी शब्द का एक मतलब होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा मतलब क्या? भारत को जोड़ने चले। इसका ये मतलब स्पष्ट है कि भारत बिखरा हुआ है, भारत टूटा हुआ है। अगर भारत टूटा हुआ है तो इनके बस में नहीं है जोड़ना, राहुल गांधी के बस में। क्योंकि राहुल गांधी को पूरे देश में कोई सीरियस नहीं लेता है, सब लोग इन्हें पप्पू समझते हैं। तो ये नाम भी ऐसा रखे कि वहीं फंस गए बोल करके कि भारत जोड़ो यात्रा। एक भारत एक संगठित, एक मजबूत देश है, एक जुड़ा हुआ देश है। आप उसको कहाँ से जोड़ रहे हैं? कन्याकुमारी से क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी अलग है हमारा? क्या हमारा पूरब से पश्चिम तक अलग है? पूरा भारत एक है और मजबूत भारत हमारा है। उसमें ये जोड़ने नहीं निकले, इसमें कहीं न कहीं भेदभाव फैलाने नहीं निकले हैं, तोड़ने निकले हैं। खुद देख रहे हैं बाबा जी की तरह पागल की तरह घूम रहे हैं लोग, देख देख करके उनके मानसिक स्थिति का पता कर रहे हैं कि ये कौन सा काम करने निकले। वो फिजिकल फिटनेस करने के लिए निकले हैं कि वो चलेंगे, थोड़ा सा उनका कुछ गड़बड़ बहुत चल रहा था तो फिजिकल फिटनेस करने निकले, कोई जोड़ने उड़ने नहीं निकले। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारी बात तारिक अनवर से भी हुई थी। तारिक अनवर ने साफ कहा था कि बीजेपी
भारत जोड़ो यात्रा में जितनी अड़चनें लगाना चाहती है वो लगा ले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी नहीं, इसलिए वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। कहीं उनको जितना यात्रा करना है करे, और बीजेपी किसी यात्रे को डिस्टर्ब नहीं करती है। बीजेपी तो फिर वो मोदी सपोर्ट मोदी के नारे करती क्यों लगा है। रहे हैं? मोदी मोदी के नारे तो लोग लगाते हैं, जो बीजेपी समर्थक होंगे या जो उनके विरोधी होंगे वो उनको समझाने के लिए जाते होंगे, कहते होंगे कि भाई मोदी मोदी करो तभी तुम्हारा भी बेड़ा पार लगेगा, क्योंकि मोदी ही इस देश का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है, पूरा देश ही नहीं दुनिया लोहा मानने लगा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिंदुस्तान का लोहा पूरा दुनिया मान रहा है, इसलिए लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। और आने वाले लंबे समय तक अभी मोदी मोदी ही चलता रहेगा, ये उनको समझना पड़ेगा, इसलिए लोग मोदी मोदी करते हैं। अच्छा, हम लोग इंटरव्यू के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में जो राजनीतिक घमासान मची हुई है उस पर भी बात कर लेते हैं। 2024 सबसे घमासान होने वाला है। क्या लगता है कि बिहार में कुछ नया समीकरण होगा कि भाजपा पुनः उसी एजेंडे पे काम करेगी? देखिए, बिहार में कोई नए समीकरण की आवश्यकता नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मजबूत है और किन्हीं की अभी आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग आना चाहे उनके लिए दरवाज़ा भी खुला है, ऐसा नहीं कि हम लोग किन्हीं को रोक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इतनी मजबूत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सीट जीत सकती है। ये स्थिति अभी बनी हुई है और अभी उदाहरण आपको मिल चुका है कि अभी 3-3 विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते और 2 विधानसभा जीतने के बाद पूरे बिहार में एक ज़बरदस्त माहौल है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तमाम लोग, हर जाति धर्म के लोग कहने के नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही एक सही पार्टी, एक मजबूत पार्टी है जो बिहार को पूरी तरह विकसित राज्य बना सकती है, क्योंकि जब तक केंद्र से पूरी तरह मदद नहीं मिलेगा तब तक राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये तय है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है और आने वाले विधानसभा में भी बिहार में बीजेपी की सरकार बनना तय रहेगा। ये जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जनता चाहती है कि बिहार का भर। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से 2024 तक में आ जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो वही इंसान, इस चर्चा है पॉलिटिकल खेमे में। आपको क्या लगता है? देखिए, लालू जी के स्वास्थ्य के बारे में हम नहीं कुछ कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं उनके राजनीतिक पहलू की बात कर रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि पहले वो स्वस्थ रहें, और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग भी उनके स्वास्थ्य के बारे में चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुशी रहें। लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं लगता है कि फिर से लालू जी राजनीतिक क्षेत्र में उतर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। ये एक फोबिया है, और अगर लालू जी गलती से उतर भी गए तो फिर पुराना 15 साल तो और अच्छे से याद आएगा, क्योंकि 15 साल में लालू जी ने अपने शासनकाल में क्या किया है लोग अभी तक भूले नहीं हैं। और बीच बीच में जब एनडीए टूटती है, महागठबंधन की सरकार आती है, जैसे अभी आई, बीच में थोड़े दिन के लिए आई थी, तो लोगों को फिर से वो जंगल राज का एक झलक दिखने लगता था, जो अभी जंगल राज का झलक लोगों को दिख रहा है। इसलिए आरजेडी जहां रहेगी वहां बिहार की जनता कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आरजेडी हमेशा बिहार के जनता के लिए नुकसान दे रहा है, ये हर लोग जानता है। जब जब आरजेडी आएगी तो फिर वो पानी में बहेगी, कहीं किसी का लहर नहीं होने वाला है। लहर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का लहर रहेगा, और आने वाला हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीतेगी। अच्छा, सीमांचल में कमज़ोर क्यों रही? क्योंकि बिहार का सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अल्पसंख्यक बहुल कहा जाता है, हालांकि पूरी तरह ये सच्चाई नहीं है। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट किया कि पहले ही आपके सवालों से मैंने बता दिया जनसंख्या नियंत्रण वाली बात, कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में इनमें निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, जो अपने आप को तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, वो इस इलाके में बहुसंख्यक हैं। और इस इलाके में जहाँ वो बहुसंख्यक होते हैं वहाँ दूसरे लोगों को जीने में परेशानी होती है। तो इस चीज़ को पूरे महसूस करते हैं राज्य और देश के लोग। तो अगर इस चीज़ को लोग महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि इसका कहीं नुकसान होता है तो कहीं इसका फ़ायदा भी होता है। तो लोग समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जहां जनसंख्या विस्फोट हुआ है उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है मैं पहले ही कहा, तो लोग समझते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। आपसे आखिरी सवाल किशनगंज की राजनीति पर। पूरे बिहार में कांग्रेस को मात्र एक ही सांसद मिले और वो भी कांग्रेस से थे, वो भी किशनगंज सीट से। खबर ये है कि वहाँ MIM भी अपनी राजनीतिक दूरी तैयार कर रही है। इस पर भाजपा वहाँ क्या शहनवाज जी को मैदान में उतारेगी?
देखिए ये तो बाद की बात है, ये तो खबरें चर्चा। देखिए ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी आला कमान का जो निर्णय होगा, शाहनवाज जी हैं या कोई और है, वो अलग बात है। जहाँ तक आप एमआईएम की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एमआईएम तो 5 सीट लिया विधानसभा में, 5-5 सीट लेना, बिहार में पहली बार चुनाव लड़ा और 5 सीट लिया, तो ये मामूली बात नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है जो माइनॉरिटी के लोग हैं कहीं न कहीं पहला पसंद उनका एमआईएम है, उसके बाद दूसरा पसंद कोई और है। तो किशनगंज में 70% अल्पसंख्यक वोट कहलाते हैं, वो अकेले 70% है। तो मुझे ये लगता है कि 70% अकेले अगर एमआईएम को के कैंडिडेट को वोट दे देंगे तो निश्चित रूप से उनका सांसद बन जाएगा, ये हम लोग भी मानते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं बिहार में 40 सीट का, तो उन 40 सीट पर तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं। एक सीट हमारा डाउटफुल किशनगंज हमेशा रहता है, अगर एमआईएम वहाँ वोट पड़ा तो हो सकता है वो सीट हमारे हाथ से निकल जाए, एमआईएम का लोग जीत जाए, ये हम लोग भी मानते हैं। तो फिर बीजेपी वहां पर प्रयास क्यों नहीं करते अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए? बिल्कुल बीजेपी, आखिर जेडीयू का सहारा क्यों लेना पड़ा? जेडीयू का सहारा कभी नहीं लेती बीजेपी, जेडीयू को सहारा देते रही है बीजेपी, और सहारा दे दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जेडीयू जो सीट मांगते थे वो सीट उनको दे दिया जाता। वहां से बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जी सांसद बने थे पहले भी, जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां से हो सकता है लड़ेंगे। और बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती, कहीं चुनाव लड़ाने से, कहीं अपना वोटर बनाने से, कहीं काम करने से। तो शाहनवाज जी को भागलपुर क्यों भगा दिया? कहीं नहीं भगाया गया, जब जहां सिचुएशन होता है वहां जेडीयू लड़ा तो शाहनवाज जी वहां लड़ लिए। अब हो सकता है फिर नया सिचुएशन होगा, बीजेपी अकेले लड़ेगी, तो जिनको जहां पार्टी सेट करेगी वो वहां से लड़ेंगे। किशनगंज ऐसा थोड़े किसी और को हम लोग दे देंगे, बीजेपी वहां से लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। रिजल्ट का प्रभाव बीजेपी नहीं करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त थे नीरज कुमार बबलू जी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि